So, a very good evening to all of you. I hope you are doing great and you had a great weekend. Uh, so, everyone, first mute yourself, Aina, to everyone. And if you guys are comfortable, just turn on your webcams too so that I can see you there. ठीक है? So basically this is the class of geography and we have done a lot in section of geography, and today we're going to move in the next section. So what we're going to do today, we're going to do some of the left islands that we are left with. कुछ islands थे जो हमारे रह गए थे, तो उन islands को करेंगे, and then we'll today move in the section of the अरुणाचल geography. ठीक है? तो अरुणाचल की ज्योग्राफी का जो ओवरऑल टोपोग्राफी है, सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है ना, विच विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द करंट अफेयर्स ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. You guys too can turn on your webcams if you are okay. So basically in the last class I have told you about the islands. So some of the important islands we have discussed, ठीक है ना, which were very important from the point of view of the exams. For example, we have discussed about the Andaman and Nicobar. Just give me a second. ठीक है, सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द अंडमान एंड निकोबार्स की ओवरऑल पोजीशंस क्या हैं. ओके, वेयर इज द 10 डिग्री चैनल, वेयर इज द दैट 9 डिग्री चैनल, वेयर इज द 8 डिग्री चैनल एंड हाउ दे आर सेपरेटेड. ठीक है ना, कौन सा ओवरऑल द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार विच इज़ द पोर्ट ब्लेयर हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम. ठीक है, तो इस तरह की सारी जो जानकारी थी वी हैव गॉट फ्रॉम देयर. फिर बात किया था न्यूमूर आइलैंड्स के बारे में, जो कि कहाँ पे है, इट इज़ देयर इन दी बे ऑफ बंगाल. ठीक है, सो बे ऑफ बंगाल के रीजन में क्या है, बे ऑफ बंगाल के रीजन में वी हैव दी न्यूमूर आइलैंड. क्लियर? ठीक है, फिर बात किया था सबसे एक इंपॉर्टेंट आइलैंड था विच वॉज देयर, द मजुली आइलैंड. ठीक है, सो मजुली आइलैंड वाइड इज इंपॉर्टेंट. देखो मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स जो बने हैं, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स. ओके, कैन यू सी मी? मैं दिख रहा हूँ ना, सब ऑडियो ऑडियो विजिबल सब क्लियर है? प्लीज़ एनी वन जस्ट लेट मी नो. ठीक है, मेरी शक्ल दिख रही है, सब फेस वेस सब दिख रहा है? यस सर. ठीक है, ओके. तो वाई दिस मजुली आइलैंड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द आइलैंड जो बनते हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन. तो एक वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल अगर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है अंडर सी, तो उसके बाद वो ऊपर आके सॉलिडिफाइज होता है, तब वो आइलैंड बन जाता है. फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार हो गया, रीयूनियन आइलैंड हो गया, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वी हैव मनी आइलैंड्स. ठीक है ना. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड्स. बट दिस मजुली आइलैंड, दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स ऑफ द रिवर. विच रिवर? द ब्रह्मपुत्रा रिवर विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, सो ब्रह्मपुत्रा रिवर के सेडिमेंट से बना हुआ है, इसीलिए ये क्या है, रिवराइन आइलैंड है. रिवराइन आइलैंड, सी दिस, रिवराइन आइलैंड मीन्स आइलैंड, एन आइलैंड विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द रिवर. ठीक है ना. और बेसिकली इस आइलैंड को ना एक सिटी का दर्जा भी दिया गया है. सो बेसिकली द पीपल और द गवर्नमेंट हैज़ गिवन दैट दिस आइलैंड दिस डेजिग्नेशन ऑफ अ सिटी ऑल्सो. ठीक है ना, द डेजिग्नेशन ऑफ अ सिटी ऑल्सो. तो ये है रिवराइन आइलैंड, ब्रह्मपुत्र आ रही है, बीच में ये क्या है, आइलैंड बन गया है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स क्या हो गए हैं, डिपॉजिट हो गए हैं, एंड इट इज़ द फर्स्ट सिटी. तो एक ऐसा आइलैंड जिसको सिटी का स्टेटस मिला हुआ है, वो क्या है, वो है मजुली आइलैंड. और वहाँ पर मैंने जीआई टैग की बात की थी कि मजुली मास्कट जीआई टैग भी उसको मिला हुआ है. जीआई टैग क्या होता है, कहीं का कोई इंपॉर्टेंट कोई टैग होता है तो उसको बोलते हैं जीआई टैग. अब बात करते हैं श्रीहरिकोटा के बारे में. सो बेसिकली जो श्रीहरिकोटा है, इट इज़ देयर इन दी आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना की बात की, आंध्र प्रदेश में फर्स्ट ऑफ ऑल पता है हमें, आंध्र प्रदेश में वी हैव द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014. तो 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था. इसके बाद तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था. तो इस तरह की चीज़ें हुई थी वहाँ पर. ठीक है ना. सो हैदराबाद वॉज बिकम द
कॉमन कैपिटल, ठीक है, एंड लेटर ठीक है, और बाद में क्या हो गया था, बाद में वो सेपरेट भी हो गया था। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में वी हैव अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन विच इज़ दी सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है ना। तो इट इज़ अ सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन इन दी आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ पे है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन है, यहाँ पर है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड एन अनदर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। तो एक तो ये है, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, इसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये है, ठीक है ना। श्रीहरिकोटा जगह है, जगह का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर ये है। इट इज़ दी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक। पर हमने क्या किया है, वी हैव डेवलप्ड another satellite launching station. Now this is also important from the point of view the current affairs, क्योंकि current affairs में भी था, which is the कुलाशेखरापट्टनम. So कुलाशेखरापट्टनम it is there in the तमिलनाडु. कुलाशेखरापट्टनम कहाँ पे, तमिलनाडु में है. Now why we have developed, ठीक है, सो वाई वी हैव डेवलप्ड दिस कुलाशेखरापट्टनम, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डेवलपिंग दिस कुलाशेखरापट्टनम. क्योंकि क्या होता था कि हमें अगर सैटेलाइट कोई लॉन्च करनी है तो हमें क्या करना पड़ता था, आंध्र प्रदेश से ऐसे मूव करके जाना पड़ता था. So this is known as the dog leg maneuver, ठीक है, डॉग लेग मैन्यूवर. ये मैन्यूवर का मतलब क्या होता है, मैन्यूवर का मतलब तो स्किल्स होती है, यानी कि हाउ यू आर डूइंग समथिंग विद स्किल्स. डॉग लेग का मतलब क्या होता है कि मूव करके जाना पड़ता था. तो इस मूवमेंट के कारण क्या होता था, पेट्रोल बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, या फिर जो भी पेट्रोल मैं नहीं कहूँगा, जो भी फ्यूल है जो यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड प्रोपोलेंट, ठीक है ना, उसमें यूज़ करते हैं पॉली मेथिल ब्यूटाडाइइन, उसको यूज़ करते हैं, या जो भी फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खर्च होता था. इसलिए वी हैव डेवलप्ड अ न्यू स्टेशन कुलाशेखरापट्टनम. सो व्हाट यू नीड टू नो फ्रॉम हियर इज this much only, that we have a satellite launching station in the Andhra Pradesh in Sriharikota, which is Satish Dhawan Space Center. Now we have developed another satellite launching station which is there in the Kulasekharapatnam in Tamil Nadu. ठीक है ना. तमिलनाडु के बारे में बताया था इन द रीसेंट क्लास, करंट अफेयर क्लास में. मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स भी तमिलनाडु में है, टोटल 85 रामसर साइट्स जो हैं वो हो गई हैं. नेक्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द पुलिकट लेक. तो पुलिकट लेक क्या है ना, पुलिकट लेक इट इज़ अ लेक बिटवीन दी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जैसे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है और ये तमिलनाडु का बॉर्डर है, तो बीच में पड़ती है, बीच में वी हैव दिस इज व्हाट वी हैव दी पुलिकट लेक. तो पुलिकट लेक इट इज देन दी तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ेगा. और ये क्या है, इट इज़ अ सॉल्ट वाटर लेक ये भी है. मोस्टली जो लेक होंगी रिवर्स के रिवर उसके समुद्र के पास, वो सॉल्ट वाटर लेक ही होंगी हमारी. बाकी बात किया था हमने, दुनिया की सबसे बड़ी है ना, या इंडिया की सबसे बड़ी हमारी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, वूलर लेक कहाँ पे है, इट इज़ इन दी JNK, ठीक. और बाकी डल लेक भी है जम्मू कश्मीर में, बट डल लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, बट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नहीं है. पेंगोंगसो लेक के बारे में बात किया तो पेंगोंगसो लेक इट इज़ इन द रीजन ऑफ द लद्दाख, जिसका 1/3 जो है पेंगोंगसो लेक का इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंडिया एंड 2/3 कंट्रोल्ड बाय द चाइना. बट पेंगोंगसो लेक इट इज़ द सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है. तो पुलिकट लेक का नाम याद रखेंगे, अ लेक विच इज़ बॉर्डर्ड बाय द टू स्टेट्स, तमिलनाडु एंड द आंध्र प्रदेश, ठीक है ना. तो ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द पम्बन आइलैंड जो रामेश्वर आइलैंड है उसी को ही पम्बन आइलैंड बोलते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका नाम जो है एडम्स एप्पल भी है, पता होगा, एडम्स पिच या एडम्स एप्पल कहते हैं. यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या पता होनी चाहिए आपको. तो ये बेसिकली रामेश्वरम हो गया, ठीक है, ये धनुषकोडी हो गया, ये इससे इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है. ओके. नाउ सबसे ज़्यादा जो अभी बताया था मैंने, अभी नीचे शायद वो आएगा जाफना आइलैंड के बारे में, ये तो आ गया यहाँ पर, ठीक है, जाफना आइलैंड के बारे में. तो ये है तमिलनाडु, वी हैव द तमिलनाडु एंड वी हैव द श्रीलंका. Now, important news is the northernmost island of the Sri Lanka. The northernmost island of the Sri Lanka is the Jaffna Island. ठीक है. The northernmost island of the Sri Lanka is the Jaffna Island. And there's one more island known as the Kachativu Island. Why this Kachativu Island is important? Because this Kachativu Island earlier was the part of India. ठीक है. So this Kachativu Island was earlier the part of India. But this Kachativu Island was seceded by India to the Sri Lanka. So earlier it was the part of this Kachativu Island was the part of the India only. Then we have given this island to the Sri Lanka. तो हमने इसको श्रीलंका को दे दिया है. क्यों दे दिया? ठीक है, मतलब ओवरऑल डिस्प्यूट हो रहा था और दे दिया.
बट दिस आइलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिशिंग। तो फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो व्हाट एल्स यू नीड टू नो, फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट द जाफना आइलैंड विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द श्रीलंका, एंड कचतवु आइलैंड इट इज़ द पार्ट ऑफ श्रीलंका, अर्लियर इट वॉज द पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और एक बात यहाँ पर दी हम्बन टोटा पोर्ट, ठीक है ना। तो हम्बन टोटा पोर्ट जो था वो बेसिकली अडानी जो था उसको मैनेज कर रहा था, तो ये इंडिया के अंडर था बेसिकली, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ से। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट दी अरुणाचल की टोपोग्राफी के बारे में, थोड़ा सा बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो सारे बच्चे यहाँ पे अरुणाचल वाले ही ना, कोई बाहर का तो नहीं है इसमें, मतलब और किसी एग्ज़ाम वाले जो सब कंबाइन आ गया, बता देना भाई कोई हो तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बनती हैं, 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, ठीक है प्लीज़, 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या है, ये बाई एरिया अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दिस इज़ द वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, अर्लियर है ना, इसको बेसिकली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से भी जानते थे। और अर्लियर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन सिक्किम वॉज द ओनली स्टेट, सबसे पहले सिक्किम में ही था, है ना। एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और ऑल द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आर कार्व्ड आउट फ्रॉम द सिक्किम, सॉरी अर्लियर देयर वाज ओनली आसाम, ठीक है, सिर्फ आसाम था। और सारे जो स्टेट्स थे वर कार्व्ड आउट फ्रॉम द आसाम, सारे जो स्टेट्स थे वो आसाम से ही कार्व्ड आउट किए गए थे। एंड सिक्किम वॉज नॉट पार्ट ऑफ द 7 सिस्टर, वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला फैक्ट हमें क्या पता चला कि अरुणाचल प्रदेश इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बाई एरिया राइट नाउ, ठीक। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जानते थे। और सारे स्टेट्स जो हैं सिक्किम द नॉर्थ ईस्ट के, वो मोस्टली आसाम से ही कार्व्ड आउट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दी अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो अरुणाचल में नियर अबाउट कितनी है, नियर अबाउट 26 ट्राइब्स हैं, कितनी है 26 मेजर ट्राइब्स हैं, और बाकी बहुत ज़्यादा सब ट्राइब्स भी हैं, ठीक है ना। एज़ फार एज मेरी नॉलेज है, सबसे ज़्यादा जो हमारी क्या कहते हैं, निशी ट्राइब्स इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, राइट। क्यों, निशी है ना, सबसे ज़्यादा ट्राइब्स वहाँ पे कौन सी, निशी ट्राइब्स है, राइट। एनीवन का, हाँ ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है इट इज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। लोएस्ट पॉपुलेशन बाय डेंसिटी इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, वो वहाँ की डेंसिटी बताता है। तो ऑब्वियसली मैंने क्या कहा, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो इफ इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे लोग कम रहेंगे, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी। अरुणाचल प्रदेश इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट बाय द एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। एंड अरुणाचल प्रदेश एंड दी नागालैंड आर द ओनली स्टेट्स विद द इंग्लिश स्पीकिंग एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश इज दी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ द ऑर्चिड स्पीशीज जो है, ठीक है, हाँ बंद कर लेंगे, आप जाइए भाई। ठीक है। सो हाईएस्ट ऑर्चिड जो स्पीशीज़ है वो कहाँ पर है, वो सिक्किम में, फॉलोड बाय सिक्किम, यानी कि सबसे ज़्यादा सिक्किम में है, उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है। ऑर्चिड स्पीशीज, ऑर्चिड क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, फ्लावर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ओवरऑल, जैसे मैंने बात किया था कि व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट दी नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, तो जैसे सपोज ये इंडिया है प्रॉपर, मैंने बताया था। फॉर एग्जाम्पल इफ लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवरऑल इंडिया, नॉट दिस इज इंडिया, लेट्स से ये पूरा इंडिया का एक्सटेंशन है, ठीक। तो यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर जो गुजरात है वहाँ पर मैंने बताया था गुहार मोती के बारे में, गुहार मोती, ठीक। तो ये इसका ईस्टर्न पार्ट का एक्सटेंशन हो गया। यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा किबीथू आ जाएगा। यहाँ पर हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो यहाँ पर कश्मीर आ जाएगा, यहाँ पर कश्मीर, ठीक। और यहाँ पर हमारा कन्याकुमारी। लेकिन हाँ, अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो इस तरीके कई सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। तो किबूथू के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, उसी तरह से ओवरऑल एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले अगर यहाँ पर बात किया जाए जो ईस्टर्न पार्ट में,
सॉरी वेस्टर्न पार्ट में जो अरुणाचल प्रदेश की हमारे पास क्या है, तवांग मोनेस्ट्री, एंड इट इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री आफ्टर दी पटोला पैलेस ऑफ द तिब्बत। तो जो तिब्बत का जो पटोला है ना, पोटाला पोटाला जो पैलेस है ऑफ द तिब्बत का, उसके बाद जो है सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, पर ओवरऑल इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। ठीक है, तवांग मोनेस्ट्री। तो याद रखिए तवांग मोनेस्ट्री की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो तवांग डिस्ट्रिक्ट भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हमारे पास ये है तवांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो मोस्टली मैंने बताया था, जैसे मेघालय है, ठीक है। तो मेघालय में हमारे पास गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं, इंपॉर्टेंट हिल्स। तो ये जो गारो खासी जयंतिया जो 3 हिल्स हैं, किसके नाम पे पड़ी हैं, वहाँ की ट्राइब्स के नाम पे पड़ी गारो खासी जयंतिया, ठीक है। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, कैसे याद करते हैं उसको, अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, ठीक है। अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, इसको मुझे अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, ठीक है। तो अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, तो ये किस किसके नाम पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है वहाँ की ट्राइब्स के नाम पे। ऐसे इसको भी याद कर सकते हो, AM DM से भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। बट AM DM से फिर सीक्वेंस नहीं बनेगा, सीक्वेंस यही है, अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी, ठीक। तो यहाँ पर ये किसके नाम पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं, उन ट्राइब्स के नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसी तरह, तो जो भी हिल्स होती है उसका नाम पड़ता है ट्राइब्स के नाम पे, या फिर अगर किसी जगह का कोई नाम पड़ा है तो वो रिवर के नाम से भी पड़ सकता है, ठीक है ना। उसी तरह जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में वो जो इंडस क्या थी, इंडस रिवर थी। उसी तरह यहाँ पर जो कामेंग रिवर बहती है, उस कामेंग रिवर पर इसका नाम क्या पड़ गया है, इसका नाम पड़ गया है वेस्ट कामेंग और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये है हमारा वेस्ट कामेंग और ये है हमारा ईस्ट कामेंग, क्लियर। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं सुभानश्री। सुभानश्री यहाँ पर रिवर जाती है, तो ये हो गया लोअर सुभानश्री और अपर सुभानश्री। अपर सुभानश्री मतलब क्या हो गया, सुभानश्री अगर यहाँ से आ रही है तो ये अपर सुभानश्री, यानी उसका अपर रीजन हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द लोअर सुभानश्री। फिर हमारे यहाँ से क्या आती है, सियांग रिवर, तो दिस इज द वेस्ट पार्ट ऑफ द सियांग, दिस इज द लोअर सियांग, ये सियांग है और ये अपर सियांग। तो अपर सियांग, सियांग, लोअर सियांग एंड वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग, ठीक है। तो यानी सारी डिस्ट्रिक्ट का नाम किसके है, सियांग रिवर के नाम पे है। उसी तरह दिबांग वैली, ठीक है ना, दिबांग 2 रिवर आती है वहाँ से, ठीक है, ऊपर साइड से, अप साइड से। और यहीं से हमारी क्या, यहीं से ही दिबांग जो है, दिहांग और दिबांग, ये क्या है, अरुणाचल में जो जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है विद सिंटेक्सिकल बेंड, क्या नाम मैंने दिया था, द नेम आई वाज गिवन हुआ सिंटेक्सिकल बेंड। तो सिंटेक्सिकल बेंड लेती है और उसके बाद धीरे से ऐसे आती है, और यही सिंटेक्सिकल जो बेंड है वो लिया जाता है किसके द्वारा, जो हमारे जो हिमालय माउंटेन्स है, रेंजेस हैं, उनके द्वारा भी सिंटेक्सिकल बेंड लिया जाता है। तो उसका दिहांग दिबांगी नाम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द अपर दिबांग वैली, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज द अपर दिबांग वैली एंड दिस इज द अपर सियांग, ठीक, एंड दिस इज द लोअर दिबांग वैली। तो यानी कि रिवर्स के नाम पर बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है लोहित रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। तो लोहित रिवर के नाम पर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या हो गया, लोहित। फिर उसके बाद एक और डिस्ट्रिक्ट है विच इज़ इंपॉर्टेंट, इज दी अंजाव, ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट, ठीक। अंजाव डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, किबीथू है, जो कि ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है इंडिया का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, काहो के बारे में। तो काहो क्या है, इट इज़ द लास्ट विलेज ऑन दी इंडो चाइना बॉर्डर एंड लाइज ऑन दी बैंक ऑफ द लोहित रिवर, ठीक है। तो लोहित रिवर की पोजीशन, और ये जो सारी पोजीशन है रिवर की, सारी पोजीशन ये सारी मैपिंग में कवर होंगी, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग फॉर नाउ, ठीक। तो लाहौर रिवर इट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया। तो ऐसे बात कर सकते हैं, लाहौर रिवर इट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ द इंडिया इन द ईस्टर्न एक्सटेंट। किबिथू के बारे में बात किया था हमने कि सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखेगा, सबसे पहले सूर्य ऑब्वियसली अरुणाचल में दिखेगा, पर अरुणाचल में किस जगह पे, किबिथू इट इज द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस एंड इट इज लोहित रिवर इंटर्स इन इंडिया एट द किबिथू। तो जो लोहित रिवर है जो कि ईस्टर्न पार्ट से आती है अरुणाचल के, वो इंडिया में इंटर करती है फ्रॉम द किबिथू ओनली। नेक्स्ट बात करते हैं डोंग, इट इज द इंडियाज लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो डोंग इज नोन एज द इंडियाज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं स्टेट एनिमल की। ऑब्वियसली पता होगा आपको कि जो ग्रेट हॉर्नबिल है, ठीक है ना, हॉर्नबिल है, वो क्या है, इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड द स्टेट एनिमल इज द मिथुन गयाल। मिथुन गयाल का बहुत सारा कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। जैसे वहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही होगा, जब मैरिजेस होती हैं, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिजेस दे गिव वन फैमिली गिव द मिथुन टू द अदर फैमिली, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो ये मिथुन का ओवरऑल कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, मैरिज में और भी कई सारे जगह पे मिथुन का सिग्निफिकेंस है। एंड मिथुन इज जस्ट लाइक द इंडियन बाइसन की तरह ही होता है, गौर की तरह इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंडियन बाइसन जिसको हम लोग गौर भी बोलते हैं, उसी की तरह होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, ठीक है।
तो ओवरऑल बात किया जाए कि जो अरुणाचल प्रदेश है कैसे फॉर्म हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पहले सबसे पहले जो इसका नाम क्या था, सबसे पहले इट वॉज द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना, ओरिजिनली इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये इसका नाम था। स्टेट क्या बना, स्टेट बना, स्टेटहुड इसको मिला 20 फरवरी 1987 में। अंटिल 1972 इट वॉज द पार्ट ऑफ द असम। सो अंटिल 1972 असम का पार्ट था एंड इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द असम। जैसे मैंने बताया कि जितने भी मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वर कार्व्ड आउट फ्रॉम दी आसाम ओनली, ठीक है। तो एक्ट आया था, द एक्ट वॉज द नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971, ठीक है, जिसने एलिवेट कर दिया यूनियन टेरिटरी ऑफ द मणिपुर एंड त्रिपुरा टू द स्टेट, उसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, 19 स्टेट एंड 20 स्टेट रिस्पेक्टिवली। याद रखिएगा, देखिए कोई भी अगर सबसे पहले अगर बात की जाए, सबसे पहले कोई अनरिकग्नाइज टेरिटरी हो सकती है, अनरिकग्नाइज टेरिटरी के बाद सबसे पहले उसको यूटी बनाते हैं और यूटी के बाद देते हैं उसको स्टेट का दर्जा, यानी कि स्टेट का रिकग्निशन, ठीक है। सो इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट, ठीक है ना, या अपग्रेड कर देना। सो इफ देयर इज अ यूटी एंड नाउ द यूटी विल बी अपग्रेडेड टू द लेवल ऑफ द स्टेट बिकॉज द स्टेट हैज़ मोर ऑटोनॉमी। बट फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द JNK, ठीक है, सो JNK हैज़ बीन डाउनग्रेडेड फ्रॉम द स्टेट टू यूटी, तो उसको डाउनग्रेड किया है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। तो मोस्टली क्या होती है, अपग्रेड होती हैं चीज़ें, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, दिस इज वन थिंग। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ द मणिपुर, इसको यूज करता हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं, तो ये जो बना क्या, मणिपुर और त्रिपुरा, दिस बिकम्स द 19 एंड द 20 स्टेट्स रिस्पेक्टिवली, क्लियर। फिर उसके बाद मेघालय जो बना, दिस वॉज द 21st स्टेट, ठीक, इस तरह से बना। नेक्स्ट बात करते हैं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आर आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द आसाम, तो यानी कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को भी आसाम से निकाल के बना, ठीक है। 1987 में मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड द गोवा बिकम द 23rd, 24th एंड 25th स्टेट, ठीक है। सो अरुणाचल प्रदेश इट इज 24th स्टेट ऑफ इंडिया, 24th स्टेट ऑफ इंडिया। अभी कितने स्टेट है, 28 स्टेट ऑन 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज में याद रखिएगा कि अभी जैसे एक टेरिटरी थी दादरा नगर हवेली और दी दमन एंड दीव, तो उन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो द होल टेरिटरीज दादरा नगर हवेली एंड अंडमान एंड, हाँ बिल्कुल मिलेगा, सब मिलेगा, सब मिलेगा इन दी टेलीग्राम ओनली, टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं इसको, अच्छा। फिर बात करते हैं जो आफ्सपा है, दैट इज आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, इसको विड्रॉ कर लिया गया था मेघालय से 2018 में और त्रिपुरा से 2015 में और मिजोरम से 1980 में, ठीक है ना, आफ्सपा। तो पता होगा इसमें क्या होता है, जो आर्म फोर्स स्पेशल जो पावर एक्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो आर्मी होती है उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल राइट्स मिलते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और सारी चीज़ों को करने के लिए। फिर बात करते हैं ILP के बारे में। व्हाट इज ILP? ILP इज नोन एज द इनर लाइन परमिट। ऑब्वियसली ये जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ आपको पहले से ही पता है बिकॉज इट इज़ योर स्टेट ओनली, ठीक है ना, बट आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू ऑफ दीज थिंग्स। So ILP, it is the inner line permit. Inner line permit. Why the inner line permit is needed? To maintain the sanctity of these area. Because the tribal people, ठीक है ना, you guys people, you are just preserving the culture of your own identity, ठीक है ना, and your culture is very much distinct, ठीक है ना, very much enriched, very much culturally enriched, and ओवरऑल जो भी उसका उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो भी स्पेशलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट है। सो टू प्रिजर्व दैट थिंग, ठीक है, और टू प्रिजर्व दैट सैंक्टिटी what we have developed the inner line permit. So the thing is कि the any non-tribal people cannot purchase the land there, ठीक है, so they cannot grow the things, है ना, unanimously। तो हर चीज़ वो नहीं करते जो हम अलग एरिया में कर सकते हैं। So who suggested the name of the अरुणाचल प्रदेश? ये तो पता करना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, अदरवाइज पहले अरुणाचल, हाँ अरुणाचल, इसको शायद ऐसे बोलते ना, मेरे ख्याल से ये ऐसा था इसका कि अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य। तो जहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है शायद उसी वजह से अरुणाचल उसको बोलते होंगे, क्योंकि अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, ठीक है। बाकी हम कंफर्म कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया गया, इस वजह से इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट लेके आया गया ताकि उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन कर सके, ठीक है ना। जैसे भी कुकी और मैटी का इश्यू चल रहा है मणिपुर में, तो क्या है, बिकॉज ऑफ द लैंड, वो लैंड परचेज करने के रिगार्डिंग और भी कई सारे कि वैली में कौन रहेगा, हिल्स में कौन रहेगा, ये सारी चीज़ें की। तो अभी अगर बात की जाए व्हाट इज़ द पोजीशन राइट नाउ, फॉर राइट नाउ, बट शास्त्री, बट नॉट श्योर, BD शास्त्री, अच्छा BD शास्त्री, अच्छा ओके ठीक है। बट द कॉन्सेप्ट वॉज दिस ना, अरुणाचल के प्रदेश के पीछे कॉन्सेप्ट ये है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में जिसमें इनर लाइन परमिट अभी लगा हुआ है, इट इज़ दी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे अगर किसी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, देन आई नीड टू टेक द इनर लाइन परमिट देयर। नेक्स्ट सम मोर थिंग्स आर देयर, जो ट्राइबल एरिया है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द शेड्यूल्ड एरिया। सो एनी द वन थिंग इज द ट्राइबल एरिया। नाउ ट्राइबल एरिया इज नोन एज द शेड्यूल्ड एरिया,
ठीक, यानी कि ट्राइबल एरिया मतलब वहाँ पर वो एरिया जहाँ पर ट्राइबल लोग रह रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज द शेड्यूल्ड एरिया. नाउ शेड्यूल्ड एरिया इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ठीक है ना. हाँ डेनियल बताइए. ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरिया इज और ट्राइबल एरिया इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. तो वो बाकी जगह पे भी, इंडिया के अदर पार्ट में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है. बट व्हाट वी हैव डन सो वी हैव क्लासिफाइड इट अंडर द शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6. तो हमने क्या किया, उसको शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में क्लासीफाई कर लिया. तो वी हैव बेसिकली द 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये आप एलैबोरेटली पढ़ोगे इन द सेक्शन ऑफ द पॉलिटी में बहुत अच्छे से चीज़ समझ पाएंगे आप, बहुत अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पर. तो अभी मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल जो ट्राइबल्स हैं इट इज़ देयर इन पैन इंडिया, हर जगह पे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी है. ठीक है, इसका आंसर मैं दूंगा अभी, ठीक है ना, इसका आंसर मैं दूंगा इन द लेटर क्लासेस. सो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है. और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस वजह से पढ़ा. सो दिस कुड बी द आंसर. तो ओवरऑल इंडिया में भी है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है. तो जो इंडिया में है उनको कैसे क्लासीफाई किया, उनको क्लासीफाई किया अंडर शेड्यूल 5. जो भी इंडिया में, जो छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पीपल हैं, झारखंड में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, उनको क्लासीफाई किया है अंडर शेड्यूल 5. एंड अंडर शेड्यूल 6 वी हैव क्लासीफाइड द 4 स्टेट्स to give the maximum protection to them under the schedule 6. schedule 6 के जो provisions है they are more stringent, harsh than the schedule 5. and here comes the ATMM. क्या पढ़ते हैं ATMM. so basically you can remember it by the two ways, ATMM और AMTM, जैसा भी आपको अच्छा लगे. it is the mnemonic. and we have the Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. so this is the area under schedule 6. they have more protection than the schedule 5. ठीक है ना. so basically they are the tribal area of the नॉर्थ ईस्ट रीजन. और बाकी शेड्यूल 5 पे पूरा पैन इंडिया आता है. ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द इनर लाइन परमिट. नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल द सीट्स ऑफ द राज्यसभा, सीट्स ऑफ द लोकसभा, इसके बारे में बात करते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीट्स कितनी है, 1 है. लोकसभा की सीट्स कितनी है, 2 है. ठीक है ना. एज आई हैव सेड ओवरऑल दीज स्टेट्स हैव special privileges and special article. For example, article 370 was very much popular और शायद आपको पता भी हो that it is associated with the JNK, जम्मू कश्मीर से associated था. In the same manner, article 371H, ठीक है ना, दिस इज एसोसिएटेड विद द अरुणाचल प्रदेश. तो अरुणाचल प्रदेश के पास क्या है, कुछ स्पेशल राइट्स हैं, है ना. तो उसके लिए 371H है. तो 371 में सारे स्पेशल राइट्स. 371F किसके लिए है, F इज फॉर सिक्किम. तो इस तरह के कई सारे राइट्स हैं. बात किया जाए हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट कहाँ पे है, हाई कोर्ट इज द गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसका जुरिडिक्शन का लगता है असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश. तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो असम है इट इज़ द ओनली ओरिजिनल स्टेट जिससे सारे स्टेट्स कार्व आउट हुए थे. इसी तरह आज जो जुरिडिक्शन है, जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कहाँ पर है, वो है गुवाहाटी हाई कोर्ट. और गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है इट कम्स अंडर द असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो. ठीक है ना. और इसकी जो बेंच है वो कहाँ पे है, बेंच है आपकी कोहिमा, एजवाल और ईटानगर में. बेंच क्या होती है, बेंच मतलब क्या होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, इन केस ऑफ उत्तर प्रदेश द हाई कोर्ट इज द इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट बेंच इज इन द लखनऊ विच इज द कैपिटल ऑफ द यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है ना. वाई, to reduce the burden of the high court, so they have developed the benches also. So in the same manner, for example, if you have any problem, so you can go in the Itanagar bench of the Guwahati High Court. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर काम चलता है. फिर बात करते हैं इन इंडिया. अगर बात की जाए इंडिया में, अगर बात की जाए तो ओवरऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं. ठीक है ना. जैसे इन द सेंटर में क्या होता है, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. उसी तरह स्टेट्स में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और वहाँ पर क्या होती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होती हैं सीट्स होती हैं. ठीक है, सीट्स होती हैं. और जो यूनियन टेरिटरीज होती है, यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर. और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर असेंबलीज नहीं होती हैं. बट वी हैव 3 यूनियन टेरिटरीज. वी हैव 3 यूनियन टेरिटरीज. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, वी हैव द यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड वी हैव द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी. सो दीज आर द यूनियन टेरिटरीज इवन दो दे हैव द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो ये याद रखेंगे हम कि 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द सेंटर एंड दे डोंट हैव द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. लेजिस्लेटिव असेंबली किसके पास होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर ओनली वेस्टेड इन दी स्टेट्स, नॉट इन दी यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. स्टेट्स में होती है, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होती है. बट वी हैव द 3 यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. जैसे दिल्ली में है, JNK में तो अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, उमर अब्दुल्ला.
ठीक है ना, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, ठीक है, तो वो क्या बने थे, वो चीफ मिनिस्टर वहाँ के बने थे। एंड वी हैव द पुदुचेरी। और दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ था, है ना, वो रेखा रेखा गुप्ता, है ना, शी हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ, है ना, अर्लियर दी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल वॉज देयर। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी स्ट्रेंथ की बात किया जाए, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग हैं वो कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 60। ठीक है, सो इन एनी स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कैन बी मैक्सिमम 500, मिनिमम कैन बी 60। ठीक, नाउ however in the case of the Arunachal Pradesh, Sikkim and the Goa, the minimum number is fixed at the 30. Why? Because the people are less, तो उनके लिए रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा, तो मिनिमम नंबर हमने फिक्स किया है 30। कहने का मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 500, मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 60। बट इन द केस ऑफ अरुणाचल, सिक्किम एंड गोवा वी हैव फिक्स्ड मिनिमम नंबर एज द 30. So the maximum can be up to 500, but minimum we have fixed till 30. So 30 we have fixed. In case of मिजोरम, अभी कितना है मिजोरम और नागालैंड में 40 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ चले। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीट्स हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, 59 रिजर्व्ड है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए। सो राइट नाउ हाउ मेनी सीट्स अरुणाचल हैव, तो अरुणाचल हैव 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, आउट ऑफ विच 59 आर रिजर्व फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी ओनली। सिर्फ एक बचा हुआ है जिसमें कोई एक नॉन ट्राइबल जो इंसान है वो वहाँ पे जो कंटेस्ट है वो सीट को कर सकता है। क्लियर हो गई बात, तो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरऑल दी टोपोग्राफी और सॉइल्स के बारे में अरुणाचल प्रदेश की। तो दिस इज दी ओवरऑल एक्सटेंशन ऑफ दी अरुणाचल प्रदेश। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, अगर आपको याद होगा कि हमने जब हिमालय का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने बताया था ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय है, फिर उसके बाद लेसर हिमालय है, फिर शिवालिक है। ट्रांस को हमने क्लासीफाई किया गया था काराकोरम, ठीक है ना, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस तरह से क्लासीफाई किया था। ग्रेट हिमालय मैंने कहा था जितनी हाईएस्ट पीक आती है वो ग्रेट हिमालय में होती हैं। फिर लेसर हिमालय और शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या था, डून्स थे जिसको हमने देहरादून भी नाम दिया था। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए ओवरऑल द टोपोग्राफी ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, सो ओवरऑल अपर एरिया में हमें क्या मिलेगा, अपर एरिया में वी विल फाइंड द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन सॉइल्स, फॉरेस्ट एंड दी माउंटेन सॉइल। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलेगा। क्यों मिल रहा है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, क्योंकि यहाँ भाई बहुत हाई एलिवेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ से हमें ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आती हुई दिख रही है। क्लियर हुई बात, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट हिमालय। फिर उसके नीचे मिलेगी हमें रेड और येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल वहाँ मिलती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत सारा प्लांट्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और लोअर एरिया में पता है हमें क्या, लोअर एरिया में ब्रह्मपुत्रा जो नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सेडिमेंट्स भी आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। और यहाँ से क्या आ रही है, हेयर फ्रॉम हेयर इट इज़ कमिंग दी लोहित रिवर। अभी मैं दिखाऊंगा इसको मैप में आपको, ये है क्या आपकी, दिस इज द लोहित रिवर। ठीक, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है। तो ये जो सारी रिवर हैं ये लोअर एरिया में क्या करेंगे, लोअर एरिया में सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, द एलुवियल सॉइल विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। तो जो एलुवियल सॉइल है वो कैसे फॉर्म करेगी, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल फॉर्म करेगी। एंड एलुवियल सॉइल हैज़ मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव और रिजेनरेटिव कैपेसिटी, यानी कि वो फर्टिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना, आप उसमें क्रॉप्स को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। और वो वाली यहाँ पे हिमालय का क्लासिफिकेशन भी दिया गया। असम के प्लेन, यानी कि असम का प्लेन्स आ जाएंगे। असम में जब ब्रह्मपुत्रा नीचे आती है असम से तो वो प्लेन्स में आ जाती है ना, यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्रा ऐसे ऐसे करके ये प्लेन्स में आ जाएगी। और यहीं पर बीच में क्या बनता है, मजुली आइलैंड, इसके बारे में मैंने बात किया था। ठीक है ना, सो दिस इज द थिंग। तो ओवरऑल बात किया जाए तो यहाँ पर रॉक जो है टर्शरी ये सब मिलेगा। ठीक है ना, फिर जोग्राफिकल डिवीजन में शिवालिक रहेगा, लेसर शिवालिक, ग्रेट हिमालय। सॉइल टाइप कौन कौन सी रहेगी, फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन दी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, तो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल मिलेगी, ये अपर रीजन मिलेगी, अपर रीजन में। ठीक है ना, बीच में क्या मिलेगी, रेड एंड येलो मिलेगी। और सबसे नीचे आपको मिलेगी एलुवियल सॉइल, क्योंकि मोस्टली डिपोजिशन हो रही है, लोहित रिवर हो, दिहांग दिबांग, ठीक है ना, या ब्रह्मपुत्रा रिवर हो, सबके डिपॉजिट्स यहीं पर हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं मानस और उसके बाद शुभांशली रिवर, ये तो यहाँ से आएंगी, मानस यहाँ से आएगी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। ठीक है, मैपिंग बात करेंगे। फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल, रेड येलो सॉइल और एलुवियल सॉइल। फिर बात करते हैं ओवरऑल कौन कौन से माउंटेन पासेस हैं इन दी अरुणाचल प्रदेश,
कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ये दो पासेस, बारालाचा और तीसला, बारालाचा और तीसला, इसमें भी सॉरी बुमला और तीसला, ठीक है ना, बुमला और तीसला। फिर उसके बाद बात है बोमडीला, बोमडीला। अब देखो कुछ माउंटेन पासेस जो हैं, ठीक है ना, वो तो ईजी हैं, ये आपको पहले से पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर या फिर हिल्स के पहले बारे में बात कर लेते हैं। देखो डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, विच विल अमंग दिस, डेफिनेटली एलुवियल सॉइल जो होगी वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है ना। और क्योंकि वैसे भी जो माउंटेन रीजन होगा, ठीक है ना, माउंटेन रीजन होगा या फिर जैसे फॉरेस्टेड सॉइल है या रेड यहाँ पर जो सॉइल है, तो यहाँ पर क्या हिली एरिया है थोड़ा सा, तो वहाँ पर जो खेती होगी, जो एग्रीकल्चर होगा वो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। एग्रीकल्चर जो है मोस्टली हमेशा कहाँ पर अच्छा होता है, जहाँ पर एरिया थोड़ा सा फर्टाइल होता है, यहाँ पर जहाँ पर एरिया जो होता है थोड़ा सा प्लेन होता है, ठीक है ना। अदरवाइज़ करने को तो हम जो एग्रीकल्चर है वो तो हम स्टेप फार्मिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है, टी ग्रोइंग करते हैं, टी का कल्टीवेशन हम करते हैं वहाँ पर, ठीक है। पर मोस्टली जो एग्रीकल्चर होता है वो एलुवियल सॉइल या फिर उसके आसपास के रीजन में होता है, ठीक है। और बाकी हर सॉइल अलग अलग चीज़ों के लिए कंफर्टेबल होती है, उसकी रिप्रोडक्टिव डिपेंड करती है अलग अलग क्रॉप्स पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि डेक्कन में जो ब्लैक सॉइल थी वो कॉटन के लिए बहुत अच्छी है, इस तरह से, है ना। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, ये 4 हिल्स हैं। इनका सीक्वेंस याद रखिएगा, तो प्लीज़ इसको याद रखेंगे डीएम एएम से, जैसे मैंने यहाँ लिखा डीएम एएम, ये याद रखें डीएम एएम, डीएम एएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, और एएम कुछ भी आता तो एएम पीएम। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, डीएम एएम, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। और बाकी माउंटेन पास में मैंने क्या क्या बताया, जैसे यहाँ पे दीपू पास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दीपू पास, दीपू पास क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द ट्राई जंक्शन बिटवीन द इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। दीपू पास इट इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन द इंडिया, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। बाकी तो सारे पास, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब आगे बात करते हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है, रिवर्स और डैम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से, दिस इज द, ये यहाँ से आ रही है, दिस इज द सियांग रिवर, ठीक है, सियांग रिवर, और यहाँ से आ रही है दिस इज द दिबांग, ठीक है। सियांग रिवर जो है ये यहाँ से आएगी और यहाँ पर मिलेगा आपको अपर सियांग डैम। सो दिस इज द अपर सियांग डैम, दिखेगा नहीं, ठीक है, दिस इज द अपर सियांग डैम, ठीक। और यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज द दिबांग डैम, ये दिबांग रिवर है, ठीक है ना। दोनों मिलके ये क्या बना रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्रा बना रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्रा बेसिकली क्या है, सियांग डैम ही, सियांग रिवर ही आती है, सियांग रिवर ही आती है। तो ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया में इंटर करती है तो वैसे सियांग की तरफ इंटर करती है। और यहाँ पर इसका नाम मान सकते हैं हम क्या, यार्लिंग, यार्लिंग सांगपो, यार्लिंग सांगपो। जब ब्रह्मपुत्रा जो होती है इंडिया से बाहर होती है उसका नाम क्या होता है, यार्लिंग सांगपो, ठीक है। फिर ये अंडर इंटर करेगी। और ये जो आइलैंड है, ये जो आइलैंड बन रहा है, ये कौन सा आइलैंड है, ये आसाम में आ गई ना, दिस इज द टेरिटरी ऑफ द अरुणाचल, ये अरुणाचल की टेरिटरी है, ठीक। तो ये जो इंडिया, ये जो एरिया है असम का, ये है कौन सा, मजुली आइलैंड। ये जो मजुली आइलैंड है ये क्या है, रिवराइन आइलैंड है, रिवर से बना है, ब्रह्मपुत्रा रिवर से बना है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर से क्या बना है, रिवराइन आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से आ रही है आपकी क्या, कामेंग रिवर, कामेंग रिवर, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पड़ेगा कामेंग एलिफेंट रिजर्व भी, उसके बारे में बात करेंगे अभी, कामेंग एलिफेंट रिजर्व। तो दिस इज द कामेंग रिवर, नेक्स्ट, एंड दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। फिर यहाँ से आएगा आपका सुभानश्री रिवर, यहाँ पर हमने बात किया था अपर सुभानश्री डिस्ट्रिक्ट है ना, लोअर सुभानश्री की डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सुभानश्री रिवर, तो यहाँ पर ओवरऑल सुभानश्री डैम पड़ेगा, ठीक है। और एक और यहाँ पर डैम पड़ेगा, दिस इज द रंगनादी डैम, रंगनादी डैम, ठीक। और यहाँ पर सियांग के बारे में बात कर लिया है। लोहित रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोहित रिवर, लोहित रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लोहित रिवर के आसपास इसी रीजन में ना एक नाम नेशनल पार्क पड़ेगा, उसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। एंड नामदफा नेशनल पार्क में आपको हर टाइप का फॉरेस्ट मिल जाएगा वहाँ पे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द लोहित रिवर, ठीक, लोहित रिवर। क्लाइमेट और उसके एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जाए तो ओवरऑल जैसे मैंने बताया था कि ऊपर का जो एरिया है, ठीक है ना, ओवरऑल यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइफ स्टॉक और ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लाइफ स्टॉक और ग्रेजिंग के लिए बहुत अच्छा है। फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये दिस इज द फॉरेस्ट डिन्यूटेड और झूम और एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग के लिए। देखो अब कहीं पर भी कोई भी इंसान रहेगा तो क्रॉपिंग तो करेगा, यानी कि वो कल्टीवेशन तो करेगा, एग्रीकल्चर तो करेगा। बट इफ़ देर इज लॉट ऑफ द फॉरेस्ट देन व्हाट टाइप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ही विल परफॉर्म, सो डेफिनेटली ही विल परफॉर्म द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये क्या होता है मैंने बताया था इसके बारे में, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या इसी को बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट का स्पेसिफिक टर्म है झूम कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान जिसके आसपास बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, फर्स्ट व्हाट ही विल डू, ही विल बर्न दोज फॉरेस्ट,
ही विल बर्न दोज फॉरेस्ट और कट दोज फॉरेस्ट, एंड उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ही विल स्टार्ट ग्रोइंग ही विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दी एग्रीकल्चर होते, तो उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। पहले उसने स्लैश किया फिर बर्न कर दिया, ठीक है, या झूम कल्टिवेशन और झूम प्रैक्टिस। वंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड विल बी डिग्रेडेड ही विल मूव टू दी अदर लैंड, क्योंकि यहाँ पे और कुछ है नहीं, यहाँ पे तो फॉरेस्ट है, हेंस ही इज अडॉप्टेड दिस मेथड ओनली। फिर जो लोअर एरिया है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, लोहित रिवर भी आ रही है ना, दिहांग दिबांग सारी रिवर्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है, फॉर्मिंग द ब्रह्मपुत्रा। तो इस वजह से दिस इज द एलुवियल सॉइल। और फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द राइस व्हाट यू नीड लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, 1 किलो फॉर प्रोडक्शन ऑफ द 1 kg ऑफ राइस यू नीड एटलीस्ट 20,000 लीटर ऑफ वाटर्स, ठीक, 20,000 लीटर ऑफ वाटर। सो ये क्या है, ये दिस इज हेंस दिस रीजन इज गुड फॉर द वेट राइस क्रॉपिंग, यानी कि राइस कल्टिवेशन के लिए डेफिनेटली अच्छा है, ठीक है ना। तो दिस इज इट। और ओवरऑल यहाँ पर जो रेन होगी वो कैसे होगा, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन होगी वो कैसे होगी, विल हैपन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना, साउथ वेस्ट जो मानसून आएगा वहाँ से ये होगी। एक साउथ वेस्ट मानसून होता है, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसको बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून। अभी ये मानसून के कुछ बारे में बात करेंगे तो बताएंगे आपको। जैसे ये इंडिया है, ठीक, तो इंडिया के रीजन में यहाँ से जो मानसून आ रहा है दिस इज द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। तो अरुणाचल में जो वर्षा होगी वो साउथ वेस्ट मानसून से भी होगी, और बाकी जो रिट्रीटिंग मानसून होगा उसकी वजह से यहाँ पर कम होती है। रिट्रीटिंग मानसून जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून। इसकी वजह से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है, ठीक, उस कोस्ट में वर्षा होती है, ठीक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है उस कोस्ट में वर्षा होती है, ठीक है ना। ओके, मेजर रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, शिवालिक रेंजेस, ठीक, बाकी सब ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया यहाँ पर कामेंग रिवर यहाँ से आ रही थी, देखो ये कामेंग रिवर थी ना यहाँ पे, ये कामेंग रिवर, दिस इज द कामेंग रिवर कमिंग। तो मैंने वहाँ पे एलिफेंट रिजर्व के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कामेंग रिवर एलिफेंट रिजर्व। तो सबसे पहले तो ये डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये जो हमारी 4 हिल्स हैं, है ना, 1 2 3 4, तो 4 हिल्स हो गई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हियर इट इज़ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पक्के टाइगर रिजर्व। तो पक्के जो है इट इज़ दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो एंड एलिफेंट रिजर्व ऑल्सो, इसको पक्के पागा भी बोल देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद बात करते हैं टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पर है इट इज़ दी कामेंग एलिफेंट रिजर्व। तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व इट इज़ नेम्ड ऑन दी कामेंग रिवर ओनली, ठीक। एंड ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है, तो ये कामेंग तो यहाँ से आई रही थी, तो कामेंग रिवर के नाम पे कामेंग ही पड़ गया। और यहाँ से कौन सी रिवर आ रही है, दिस इज द सुभानश्री रिवर, सुभानश्री रिवर, ये सियांग है, देखा ये हमने, दिबांग है, और ये क्या है, लोहित रिवर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर जो पड़ेगा दिबांग के पास पड़ेगा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, माउलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है इसका, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। प्लीज़ रिमेंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। सबसे पहले ये बात करते हैं कि विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। सो बायोस्फीयर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, इसका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। And in a biosphere reserve, there could be a national park also, there could be a wildlife sanctuary also, there could be a tiger reserve also. So it is a big area in terms of area. Biosphere reserve is the biggest one. Next बात करते हैं in terms of protection, which is the biggest one. So in terms of protection, the national parks they come at the very priority. ठीक है, नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क का जो ओवरऑल कंजर्वेशन स्टेटस होता है बहुत ज़्यादा होता है। नो ट्राइब्स कैन लिव इनसाइड द नेशनल पार्क, ठीक है ना। और नेशनल पार्क में तो रह भी सकती हैं, उसका जो कोर एरिया है तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सो दे कम्स एट दी वेरी स्ट्रिक्ट विद द वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। फिर उसके बाद बात करते हैं, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एंड देन द टाइगर रिजर्व्स आर ऑल्सो देयर, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देयर कुड बी नेशनल पार्क ऑल्सो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है, माउलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इनसाइड दिस दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। तो इस याद कर लेंगे, किसे याद करेंगे, इस दिबांग रिवर से याद कर लेंगे। तो दिबांग रिवर से क्या याद हो गया, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं मिश्मी हिल्स, तो पता ही हमें, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर उसके बाद बात करते हैं पटकाई हिल्स, पटकाई भूमि पड़ी थी हमने, तो पटकाई हिल्स है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट वी हैव दी कामेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एलिफेंट रिजर्व, सॉरी कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एलिफेंट रिजर्व। एंड समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दी नामदफा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व।
Now why this Namdapha National Park and Tiger Reserve is very important? I told you at the very first tense, पहली स्लाइड में मैंने बताया था, because it is the northern most stretch of the evergreen forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेगा ट्रॉपिकल एरिया में. ट्रॉपिकल एरिया मतलब क्या हो गया? जो भी एरिया 0 to 23.5 नॉर्थ एंड साउथ जा रहा है, दैट इज द ट्रॉपिकल एरिया. उसके बाद स्टार्ट हो जाता है सब ट्रॉपिकल 23 से लगभग 66 तक, ठीक है ना. तो ये हमारा चला जाएगा ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल पे चला जाएगा हमारा. बट इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये पता होना चाहिए, मतलब इससे ऊपर कहीं आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा ही नहीं. सो नामदफा इट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस नेशनल पार्क से कुछ भी पूछा गया, सो आपसे ये पूछा जाएगा दैट ओवरऑल द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द नेशनल पार्क एंड वी फाउंड इन विच नेशनल पार्क, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो इट इज दी नामदफा नेशनल पार्क विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द नेशनल पार्क. ठीक है. सो नामदफा नेशनल पार्क एंड द टाइगर रिजर्व. और उसके बाद साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व. तो एलिफेंट रिजर्व के बारे में वी हैव द साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, दिस इज द वन एलिफेंट रिजर्व. ठीक है. दूसरा एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? कामेंग एलिफेंट रिजर्व विच वॉज ऑन दी कामेंग रिवर. ठीक है ना. और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ से? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखना है आपको. पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, ये भी याद रखना है आपको. दूसरी याद रखना है ओवरऑल ये सीक्वेंस, हिल का सीक्वेंस 1 2 3 4, ये हिल का सीक्वेंस आपको याद रखना है. डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी कैसे याद किया था? DMAM से. ठीक. नेक्स्ट दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व और माउलिंग नेशनल पार्क एंड दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक. और दूसरा कामेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है. और नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व. नामदफा इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है. फिर बात करते हैं कुछ टेम्पल्स के बारे में. तो ओवरऑल सबसे पहले जो टेम्पल जो इंपॉर्टेंट है, इट इज दी मलिनी थाल टेम्पल. तो इट इज़ दी नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा इन दी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना. तो बेसिकली जो ब्रह्मपुत्रा का नॉर्दर्न बैंक है. अच्छा, एक अभी जब असम में मैं पढ़ाऊँगा तो याद रखना, असम में एक नेशनल पार्क है विच इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क. तो वो जो है वो ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है कि साउथ में है, ये बताओगे आप? ये ब्रह्मपुत्रा के उसके साउथ में, वैसे कंफर्म कर लेंगे इसको, बट वो उसके साउथ में बेसिकली. ठीक है. तो ये थोड़ा सा याद रखना, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में. नेक्स्ट बात करते हैं तो मल्लीताल नेशनल पार्क. मल्लीताल जो टेम्पल है ये कहाँ पर है आपका? नॉर्दर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्रा. ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ में है, लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है. जहाँ से सियांग रिवर आ रही थी, लोअर सियांग. तो सियांग कहाँ से थी? लगभग ईस्ट से थी, तो वहीं पर होगी. एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द डेटी दुर्गा. नाउ यू कैन सी दिस टेम्पल. मे बी यू हैव विजिटेड दिस टेम्पल ऑल्सो. ठीक है. जो जिसने विजिट किया बता देना. तवांग मोनेस्ट्री के बारे में तो बात कर चुके थे. इट इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक है. और सेकंड लार्जेस्ट टू द दैट ऑफ तिब्बत. ठीक है ना. इट इज़ नोन एज द तिब्बतन एज द गैडन नामग्याल लास्ट डे. ठीक है ना. which is known as the translated to as the divine paradise of the complete victory. It is founded by the Merak Lama Lorde Gyotso in the 1682-81 में इसको फॉर्म किया गया था. Wishes of the fifth Dalai Lama. So first of all you need to know what is Dalai Lama. Dalai Lama is not any person. Dalai Lama is a post. Dalai Lama क्या है? It is a post. ठीक है. And it belongs to the गेलगू स्कूल ऑफ द वज्रयान बुद्धिज्म. तो आपको पता होगा वज्रयान जो बुद्धिस्ट है सेक्शन है, बुद्धिस्ट के कई सारे सेक्शन हैं. ठीक है ना. वज्रयान, हीनयान और उसके बाद महायान. ठीक. और फॉर एग्जांपल दी तांत्रिक बुद्धिस्ट विच इज़ दी बात करते हैं जो नेपाली जो तिब्बतन बुद्धिस्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. ठीक है. तो ये तवांग मोनेस्ट्री है विच इज़ द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री. अभी के लिए इतना पता होना चाहिए. तवांग मोनेस्ट्री लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ इंडिया. ठीक. which is in the eastern part, which is in the western part of the अरुणाचल प्रदेश. ठीक है ना. नेक्स्ट एक और मोनेस्ट्री है, इट इज़ दी बोमडीला. तो बोमडीला पास के पास ही होगी बोमडीला मोनेस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी गेंसे गेंडल एंड रबगैल. ठीक है ना. मोनेस्ट्री. इट वॉज बिल्ड इन दी 1965 विद इनकारनेशन ऑफ सम पीपल. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पेंटिंग्स के बारे में और कुछ फोक सॉन्ग के बारे में बात करेंगे. शायद ये फोक सॉन्ग आपने सुने होंगे, अगर सुने हो तो थम कर सकते हो, आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दी एक फोक सॉन्ग है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि दिस फोक सॉन्ग इज एसोसिएटेड विद विच आर्ट फॉर्म. ठीक है. तो एक फोक सॉन्ग है विच वॉज संग ड्यूरिंग दी मैरिजेस. तो मैरिज में क्या करते हैं? मैरिज में सॉन्ग गाते हैं कौन से? जा जिंजा. तो अगर जा जिंजा गाना गाया जा रहा है तो किसके लिए है? मैरिज के लिए, याद रखेंगे, है ना. जा जिंजा जा जिंजा जा जिंजा ऐसे करके शायद गाया जाता होगा. ठीक है. मतलब आई एम नॉट, मतलब मुझे पता नहीं है, पर जितनी भी मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट माई थिंग्स है. ठीक है. तो जा जिंजा, अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं. जा जिंजा. ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज एसोसिएटेड विद दी मैरिज.
नेक्स्ट बात करते हैं द सॉन्ग दैट सेंग्स एट द एंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी। तो ये क्या है, ये संग हो रहा है ड्यूरिंग द मैरिज, एट द एंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी दे सिंग द सॉन्ग एज द नियोगा। ठीक है, नियोगा, तो नियोगा जो होता है वो एट द लास्ट एंड ऑफ द मैरिज सेरेमनी, लास्ट में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपातानी ट्राइब्स फेस्टिवल, एक है उसका नाम क्या है, म्योको फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल। सो डू एनीवन ऑफ यू फ्रॉम हियर फ्रॉम द अपातानी ट्राइब? हाँ, अपातानी ट्राइब फेस्टिवल जो है इट इज़ द म्योको फेस्टिवल। नाउ वन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अपातानी ट्राइब, मैंने यहाँ पे शेयर भी दिखाऊंगा, ठीक है, दीज आर दी अपातानी विमेंस, पता ही होगा आपको, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। सो अपातानी ट्राइब्स, सो दे there's a characteristics of them that they used to wear a big nose rings, ठीक है ना। तो what is the reason behind wearing these nose rings? So basically they are supposed to be very beautiful women, ठीक है। So earlier the men are very much afraid that maybe someone can stole their ladies, और इस तरह की सारी स्टोरीज थी। So what they have done, what they have begun to do, they have pierced in their nose with this big nose rings, ठीक है। So that ओवरऑल उनकी जो मतलब ये it was considered as the disfigurement, but now it is considered as the part of their beauty, ठीक है। और this makes them unique from the other ladies also, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है ऑफ द अपातानी ट्राइब दैट दे यूज टू वियर अ वेरी बिग नोज रिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपातानी ट्राइब्स। तो अपातानी ट्राइब्स में एक फेस्टिवल सॉन्ग, इसका नाम है म्योको फेस्टिवल। नेक्स्ट है मोपिन फेस्टिवल, दिस इज द गालो ट्राइब का फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में, एंड दिस वॉज संग ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट फेस्टिवल। और हार्वेस्ट के टाइम पे, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जब फसल की कटाई होती है उस टाइम पर इसको गाया जाता है, ठीक है। एक पेंटिंग है, उसका नाम क्या है, पेंटिंग का नाम क्या है, पेंटिंग नाम है इज दी थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग इन द स्टेट ऑफ द सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख रीजन एंड अरुणाचल रीजन में ये पेंटिंग बेसिकली इसको अडॉप्ट किया जाता है। दिस इज द पेंटिंग यू कैन सी हियर, थंका पेंटिंग, ठीक है ना। सो इट इज़ द हाइएस्ट आइडियल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड इट वॉज मेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है ना। इस पेंटिंग में क्या करते हैं, दे पेंटेड द बेस ऑफ द पेंटिंग विद द कॉटन कैनवास मेड फ्रॉम द नेचुरल वेजिटेबल डाइज, ठीक है। और मिनरल्स जो होते हैं उसको पेंट करते हैं। पेंटिंग डोज इज फ्रेम्ड विद द कलरफुल सिल्क एंड दी ब्रोकाट। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्या कि थंगटा जो पेंटिंग है इट इज एसोसिएटेड विद द अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज दैट ओवरऑल दिस पेंटिंग इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स, है ना, जहाँ पर जो बेस होता है उसको बेसिकली वाइट बैकग्राउंड में इसको पेंट करते हैं विच इज मेड फ्रॉम दी नेचुरल डाइज एंड दीज थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट दी festival known as the Dhri festival, and this is also celebrated with the Apatani tribe, with the Apatani tribe। और Apatani tribe का भी सॉन्ग कौन सा हमने सुना था, म्योको फेस्टिवल, म्योको फेस्टिवल। सो म्योको फेस्टिवल वाज एसोसिएटेड विद द अपातानी ट्राइब, ठीक। और ध्री फेस्टिवल इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन दी अपातानी ट्राइब एंड इन दी जीरो वैली। तो अरुणाचल में अगर शायद आप होंगे तो ऑब्वियसली आप गए होंगे जीरो वैली, बहुत सुंदर जगह है जीरो वैली, ठीक। एंड इट ऑफर्स टू द बेसिकली 4 डिटीज, 4 गॉड्स को ऑफर करते हैं, मनु, मेती और मेदुर, और उसके बाद ध्यानी एंड मेपिन, ठीक है। तो ओवरऑल 4 गॉड्स के होते हैं। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, यानी कि ये भी क्या है, ये भी हार्वेस्ट से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं लोसार फेस्टिवल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो लोसार फेस्टिवल, ठीक है ना, इट इज सेलिब्रेटेड बाय दी मोनपा ट्राइब, ठीक है ना, मोनपा ट्राइब हु प्रैक्टिस द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री एंड दी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लोसार जो होता है बेसिकली इट इज़ द 3 डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड शोन एट दी तवांग। तो लोसार फेस्टिवल जो होता है ये फ्लावर फेस्टिवल होता है, फ्लावर का भी इस्तेमाल शायद करते हैं। फिर बात करते हैं खान फेस्टिवल। खान फेस्टिवल इट वॉज सेलिब्रेटेड बाय दी मिजी ट्राइब, मिजी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट करते हैं। एंड बेसिकली जो प्रीस्ट होता है टाइजेस अ पीस ऑफ द वूल इन द नेक ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड देन थ्रेड इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड। तो क्या कहता है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो प्रीस्ट आएगा वो क्या करेगा, उनके गले में कोई धागा बांधेगा और उसके बाद इट देन द ओवरऑल the process will be begin, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओवरऑल सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, डांस, ठीक है ना, और जो स्पेसिफिक ट्राइब्स हैं, निशी ट्राइब्स, अपातानी ट्राइब्स, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट आर देयर इन द अरुणाचल प्रदेश, फॉर एग्जांपल मोनल स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो फाउंड देयर, ठीक है ना, नाम द फ्लाइंग स्क्वेरल्स, ये सारी चीज़ों के। मिथुन के बारे में बात करेंगे, मिथुन एंड गयाल, मिथुन इज ऑल्सो नोन एज दी गयाल, जिसका आयुषियन स्टेटस जो है वल्नरेबल है। और मैंने कहा था कि ये जो गयाल है इट इज सेम एज द गौर विच इज़ द इंडियन बाइसन, उसका भी आयुषियन स्टेटस सेम भी है, दोनों का आयुषियन स्टेटस भी सेम है, ठीक है ना।
और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, मतलब इस सेक्शन में, ठीक है। तो किसी कोई डाउट है इसमें से तो पूछ ले। और बाकी ये मैप जो थे अरुणाचल के स्पेसिफिक मैप मैंने शेयर किए टेलीग्राम चैनल पे, इस पीडीएफ को भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। सो इफ़ यू हैव एनी स्पेशल डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। चलो, एनीवन? एंड प्लीज़ गो थ्रू द पीडीएफ, ठीक है, इससे होके जाना है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्राई टू रिटेन देम, ठीक है। Okay, people are leaving, so I thought you don't have any doubt. Okay, then I'll see you. I'll love to see you in the next class. Okay, which is there tomorrow only. फिर हम अरुणाचल की जो बची हुई सारी चीज़ें हैं, यानी कि कल हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है, ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बिगिन विद द सेक्शन ऑफ मैपिंग। मैपिंग के सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक अ गुड बाय, थैंक यू। दिस इज मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।